इस समय श्रीलंका में जो सिचुएशन चल रही है उसको देखकर हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये देश वहां पहुंचा कैसे। वेल, इसका सीधा साधा आंसर श्रीलंका के असली नाम में छुपा हुआ है। श्रीलंका का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है और ये वर्ड सोशलिस्ट है सबसे बड़ी परेशानी। श्रीलंका आज जिस सिचुएशन में पहुंचा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं। वैसे श्रीलंका पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा देश नहीं है, उनकी पॉपुलेशन 3 करोड़ से कम है। इन थ्योरी पूरे श्रीलंका की पॉपुलेशन तमिलनाडु की पॉपुलेशन की 1/3 है और बहुत बड़ा देश न होने के कारण उनकी इकोनॉमिक गलतियां श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी कीमतों के साथ आई हैं। नॉर्मली अगर एक देश बड़ा देश होता है तो कुछ इकोनॉमिक गलतियां ये अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन श्रीलंका एक बहुत बड़ा देश नहीं है और इस वजह से उनकी हर गलती का इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर हुआ है। आज जहां श्रीलंका खड़ा हुआ है उसके पीछे 8 बड़े कारण हैं। पहला कारण है साल 2019 की ईस्टर बॉम्बिंग। श्रीलंका की ये सिचुएशन साल 2019 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय इसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका के 3 होटल्स और 3 चर्चेस में कोऑर्डिनेटेड सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी और इन कोऑर्डिनेटेड सुसाइड अटैक्स में 269 लोग मारे गए थे और लगभग 500 लोग घायल हो गए थे। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 26/11 को जब भारत के ऊपर हमला हुआ था तो हम लोगों ने अपने 175 यानी कि 175 लोग खोए थे और इन थ्योरी ये ईस्टर बॉम्बिंग उससे बड़ा अटैक था। इन अटैक्स में 11 भारतीय लोग भी मारे गए थे और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा क्योंकि इंडिया में मीडिया ने इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की थी। इन अटैक्स के बाद में श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके बाद कर्फ्यू, सोशल मीडिया बैन, बहुत अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस और सर्वेलेंस भी बढ़ा दी गई थी। इन चेंजेस के चलते श्रीलंका के टूरिज्म के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था। इस ईस्टर बॉम्बिंग एपिसोड से पहले हर साल श्रीलंका में 3 मिलियन टूरिस्ट आते थे, जिससे लगभग 5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन ईस्टर बॉम्बिंग एपिसोड के बाद में टूरिज्म फुटफॉल 1.5 मिलियन का हो गया था और रेवेन्यू लगभग 2 बिलियन के नीचे पहुंच गया था। श्रीलंका की इकोनॉमी इस इम्पैक्ट को झेल ही रही थी कि साल 2020 में कोविड आ गया और टूरिज्म इंडस्ट्री जो ऑलरेडी काफी बुरी हालत में थी उसकी हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि सडनली लॉकडाउन के चलते टूरिज्म पूरी तरीके से ठप हो गया था। और यही टाइम था जब श्रीलंकन गवर्नमेंट और भी ज्यादा लोन ले रही थी, जिसके कारण उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हिस्टोरिकली श्रीलंका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं रही है और उनका डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 70% के आसपास रहा है, लेकिन साल 2019 में सडनली ये 80% के ऊपर निकल गया था और 20 आते आते ये डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ज्यादा हो गया था। श्रीलंका की सिचुएशन और खराब होती चली गई जैसे जैसे उस समय के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षा ने चाइना से लोन लेना शुरू किया और इन सॉफ्ट लोन्स की मदद से चाइना ने श्रीलंका को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया था। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में जो चीज हुई है उसका किसी को अंदाजा नहीं था। साल 2015 में उस समय के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट को इस चीज को लेकर कन्विंस नहीं कर पाई थी और वो सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ में लोग श्रीलंकन इकोनॉमी को बद से बदतर करते चले गए और फ्रीबीज बांटते चले गए। गोटाबाया राजपक्षा जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बहुत सारे टैक्स कट करना शुरू कर दिया था और इन टैक्स कट के चलते गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी होना शुरू हो गई थी। लेकिन सेंट्रल बैंक स्पेंडिंग को मैनेज करने के लिए लगातार मनी छापता चला गया और ये चीज हम सब जानते हैं कि जब अनकंट्रोल तरीके से मनी प्रिंटिंग होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और कुछ ऐसा ही हुआ श्रीलंका में। हिस्टोरिकली श्रीलंका में राइस की कमी कभी नहीं हुई थी और केवल बासमती चावल छोड़कर श्रीलंका अपनी चावल की सारी नीड्स को देश में की जाने वाली खेती की मदद से पूर्ण कर सकता था। लेकिन अप्रैल 2021 में गोटाबाया राजपक्षा की तरफ से एक नई एग्रीकल्चर नीति स्टार्ट की गई जिसमें केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर को बैन कर दिया गया और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही अलाउ किया गया। इस पुश के चलते श्रीलंका का एग्रीकल्चर सेगमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। लेकिन अगर कहें इस कॉफिन का फाइनल नेल निकल कर आया रशिया यूक्रेन वॉर में, जब यूक्रेन और रशिया से आने वाले टूरिस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और इन दोनों देशों में जाने वाली चाय जो श्रीलंका का मेन एक्सपोर्ट था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया और इन सभी कारणों के चलते श्रीलंका आज जहां पर है वहां पर पहुंचा। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब श्रीलंका का क्या होगा। जब से ये श्रीलंकन क्राइसिस गहराया है तब से भारत की तरफ से श्रीलंका को हेल्प और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये हेल्प काफी है। उसका आंसर है नहीं, लेकिन इससे ज्यादा क्या भारत श्रीलंका की हेल्प कर सकता है, उसका उत्तर भी है नहीं। श्रीलंकन क्राइसिस का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है
और इसी वजह से इंडिया को अपने सारे स्टेप्स समय के साथ इवैल्यूएट करके धीरे धीरे लेने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।